हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने में डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। तो ये पहला चैप्टर है। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 12th का 12वीं का फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है उनके लिए उनकी इंग्लिश की किताब रेनबो से ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले ये जानना सही होगा कि ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये लिखा किसने है। तो एक्चुअली में ये जो प्रोज है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और महात्मा गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सभी इनके बारे में जानते ही होंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले महात्मा गांधी जी के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने इस चैप्टर को या इस हिस्से को लिखा है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो सिविलाइजेशन और कल्चर इसे आप समझ रहे हैं। सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता और कल्चर का मतलब है संस्कृति। तो अब मेरे ख्याल से ये आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं और गांधी जी ने भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या कहा है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये पता चल रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। He was popularly known as Bapu. He is still known as Bapu or the father of the nation, and he was more a spiritual leader than a politician. तो गांधी जी को हम सब लोग बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इसमें एक और ख़ास बात का इंडिकेशन ये है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, वो एक आध्यात्मिक नेता भी थे। वो अपने विचारों से, अपनी जीवन शैली से, अपनी बातों से लोगों के मन को, लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे, उन्हें एक बेहतर शांतिप्रिय जीवन जीने के लिए मोटिवेट भी करते थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने दो बड़े ही बिल्कुल ही गैर परंपरागत हथियार का इस्तेमाल किया। अब इसे हथियार कहना उचित होगा या नहीं, हालांकि ये चीज़ संघर्ष करने के लिए ही इस्तेमाल की गई थी, जिसका नाम है ट्रुथ और नॉन वायोलेंस, सच्चाई और अहिंसा। तो उन्होंने इन्हीं दो हथियारों का इस्तेमाल किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और क्यों किया? ताकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद कर सकें, भारत की स्वतंत्रता अंग्रेजों से छीन सकें, जीत सकें। So from 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. तो 1915 से लेकर के 1948, मतलब कि स्वतंत्रता मिलने के एक साल के बाद तक भारत की राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को महात्मा गांधी ने डोमिनेट किया है, लीड किया है, या देश की पूरी राजनीति महात्मा गांधी की एक्टिविटी और उनके विचारों के इर्द गिर्द ही चलती रही है। अब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद मेरे ख्याल से साल भर के अंदर में ही 30 जनवरी 1948 को एक क्रूर आदमी के द्वारा, एक आदमी ऐसा जो उनके विचारों का समर्थन नहीं करता था या भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से बहुत ज़्यादा दुखी था, उसने इनकी हत्या कर दी। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chaste idiomatic English. तो यहाँ पर लिखा है उनकी आत्मकथा के बारे में, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। एक छोटी सी बात मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि देयर इज ऑलवेज ए डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, उस आदमी के द्वारा खुद अपनी लिखी हुई कहानी होती है, जबकि बायोग्राफी कोई और लिखता है उस महान आदमी के जीवन पर। ठीक है, तो यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में है जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, लेख समय समय पर लिखे हैं जो बाकी सारे अखबार में, मैगजीन्स में, और ख़ास तौर पर यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका है,
जिसमें उन्होंने लिख करके देश के युवाओं को संबोधित किया है। और समय समय पर उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण के द्वारा भी देश को जागृत करने की कोशिश की है, जिससे ये झलकता है कि वो सचमुच ही एक महान विचारक थे और साथ साथ अंग्रेजी में भी प्रवीण थे। मुहावरेदार अंग्रेजी, क्लासिकल इंग्लिश में उनकी अच्छी पैठ थी। सो इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time। तो इस एक्सट्रैक्ट में मतलब ये एक हिस्सा है उनके किसी बड़े लेख का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें कुछ उन्होंने इस तरह की बातें लिखी है जिसके जरिए ये जताने की कोशिश की है कि भारत की सभ्यता जो है वो एक बहुत मजबूत नींव पर टिकी हुई है और इसी वजह से वो अभी भी वर्तमान है और आगे की ओर विकसित हो रही है, समय के साथ साथ और भी मजबूत हो रही है। The Western civilization which had the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। इसमें गांधी जी ये कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री, ये सारे के सारे देश आते हैं, उन देशों की जो सभ्यता है वो हमेशा मटेरियलिस्टिक रही है। वो उनकी सभ्यता में ये बात रही है कि हम जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा चीज़ें कैसे हासिल कर सकें, जबकि भारत की जो सभ्यता है वो इस वजह से आगे बढ़ती रही है कि हमारा नैतिक स्तर ऊंचा कैसे हो। तो देख रहे हैं ना कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो मटेरियलिस्टिक है और हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो मोरल लेसन्स पर, मनुष्य के मानवीय मूल्यों के ऊपर टिका हुआ है और इसी वजह से ये मजबूत है और आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसा कहना है गांधी जी का। तो अब हम लोग इसका एक एक पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज, गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। तो वो कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो इस तरीके से इवॉल्व हुई है, समय के साथ में परिपक्व हुई है, जिसे दुनिया जीत नहीं सकता, दुनिया हरा नहीं सकती और कभी भी भारत की सभ्यता दुनिया में मात नहीं खा सकती। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज डाला गया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आगे कहते हैं वो कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द pharaoh was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still somehow or others sound at the foundation। तो वो कहते हैं कि रोम चला गया, मतलब रोम की सभ्यता बिखर गई, टूट गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस की सभ्यता का भी वही हाल हुआ। यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि ग्रीस में जो फराओ हुआ करते थे, जो राजा अपने आप को देवता तुल्य समझते थे, उनकी भी सभ्यता, उनका भी राजवंश टूट गया, उनका भी गर्व चुक गया। जापान जो है वो भी वेस्टर्न कल्चर में ढल गया। चाइना के बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहते कि उसका क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी मजबूत नींव पर टिकी हुई है। द पीपुल ऑफ यूरोप learned their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is the pitiable condition। अब वो कहते हैं कि यूरोप जिसने अपना लेसन या अपना गाइडेंस ग्रीस से सीखा है और ग्रीस के साहित्य के बेसिस पर, ग्रीस की सभ्यता संस्कृति के बेसिस पर यूरोप सीखने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। और वो ग्रीस जो अब ग्रीस की सभ्यता है नहीं, वो रोम जो एक समय में दुनिया में राज किया करता था या जिसकी सभ्यता की तूती बोलती थी, वो भी अपने पुराने स्वर्णिम काल में कहीं से भी उसकी बराबरी में नजर नहीं आता। और इसी कोशिश में जब यूरोपियन उनसे सीखने की कोशिश करते हैं तो वो ये भी कोशिश करते हैं कि जो गलतियां ग्रीस और रोम के लोगों ने की उसे वो ना दोहराएं। तो ये तो एक दयनीय स्थिति है यूरोप की।
तो इस तरीके से गांधी जी तुलना कर रहे हैं यूरोपियन कल्चर के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में, यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। आगे वो कहते हैं कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. It is a charge really against our merit. वो कहते हैं कि हम लोगों पर आरोप लगते रहे हैं भारत के बारे में, और जबकि भारत की जो स्थिति है या इसका जो स्वर्णिम इतिहास है या इसका जो दर्प है वो अभी भी लगातार बढ़ रहा है, किसी के कहने से हिल नहीं सकता, टूट नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि भारत पर ये आरोप लगता रहा है भारत के लोगों पर कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, हम लोग स्लो हैं, हम लोग इग्नोरेंट हैं, हम लोग जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये जो चार्ज लगाया जा रहा है ये हमारी क्षमता पर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust their advice upon India and she remains steady. This is her beauty. It is the seat anchor of our hope. तो वो कहते हैं कि समय समय पर हम लोगों ने अपने अनुभव से इस चीज को साबित किया है कि नहीं, हम लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं, परिवर्तन से डरते नहीं हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ में भी जो इस तरह की बातें पश्चिम के देशों के द्वारा हमारे क्षमता पर संदेह करने के बारे में, चेंज को एडॉप्ट करने के बारे में, अनसिविलाइज रहने के बारे में कही जाती हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के सभ्यता की सुंदरता है, जहां हमारी जो सभ्यता है वो उम्मीद पर, आशा पर, पॉजिटिविटी पर टिकी हुई है। उसके ढाल के अंदर में इसने अपनी सभ्यता की, संस्कृति की सुंदरता को बचा करके रखा हुआ है। ये अलग बात है कि हम पश्चिमी देशों को फॉलो नहीं करते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम तरक्की नहीं करते। थर्ड पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता क्या है? सभ्यता ये है कि आप कुछ रूल रेगुलेशंस का पालन करें जो आपको कर्तव्य के पथ पर अग्रसारित करे, कर्तव्य के पथ पर आगे ले जाए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना और साथ साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ये कन्वर्टिबल टर्म हैं, ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम नैतिक मूल्यों का ख्याल रखते हैं और उसके साथ साथ अपना जीवन बसर कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक मास्टरी है कि हम अपने मन पर, अपने पैशन पर नियंत्रण रख पा रहे हैं और सही काम करते हुए भी हम भटक नहीं रहे हैं, हम कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो गांधी यहाँ पर एक बार फिर से गुजराती शब्द की दुहाई दे रहे हैं, उसे इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। So if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be. तो गांधी जी फिर से यहाँ पर जोर डालते हुए कहते हैं कि अगर सिविलाइजेशन का ये डिफिनीशन बिल्कुल सही है तो ऐसे में इंडिया को किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। भारत को इस चीज को लेकर के वैसे ही रहना चाहिए जैसा ये है, और यही इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वी नोटिस दैट the mind is a restless bird, the more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw the happiness was largely a mental condition.
तो इसी तरह से गांधी जी फिर आगे इस बात को कंटिन्यू करके कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है वो एक अशांत चिड़िया की तरह से है। उसे हमेशा नई नई बातें चाहिए और इसे जितना मिलता जाता है वो और भी चाहने की इच्छा करता है, और भी चाहिए उसे, और फिर भी ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि इस चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, हमारी इच्छाओं की एक लिमिट होनी चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने ये भी बताया है कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, खुश होना एक मानसिक स्थिति है, न कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी धन संपदा को इकट्ठा करना। आगे गांधी जी कहते हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए गांधी जी ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी के लिए खुश होने के लिए ये जरूरी है कि वह धनी हो, और या वो अगर दुखी है तो इसका मतलब नहीं है कि वो गरीब है, मतलब उसके पास में मटेरियल्स रुपये पैसे नहीं है। मैंने एक चैप्टर डिस्कस किया था ययाति, और ये 9th क्लास में है। उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातें ययाति ने कही हैं अपने बेटे पुरु से। आखिर में जब वो बार बार जैसे उसने किया था ना कि जब उसको बूढ़ा होने का श्राप मिला था तो उसने अपने बेटे की जवानी एक्सचेंज कर ली थी, और उसकी जवानी के साथ में उसने फिर से युवावस्था की जिंदगी का आनंद उठाया। लेकिन आखिर में उसे ये समझदारी आ जाती है और वापस वो अपने बच्चे की युवावस्था को उसे लौटा देता है। तब वो ये कहता है, और तब वो भी इसी तरीके की बातें कहता है कि मनुष्य का शरीर या मनुष्य का मन जो है वो तो बड़ा चंचल है, उसे और चाहिए और चाहिए। यही बात यहाँ पर गांधी जी भी दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। वो कहते हैं कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बहुत धनी लोग हैं वो भी दुखी होते हैं, और जो गरीब हैं वो भी खुश होते हैं। सो मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure. We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago. तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा भी है कि जो धनी है वो दुखी भी हो सकता है, और जो गरीब है वो खुश भी हो सकता है, और ऐसा है, और इस तरीके से हजारों लोग रहते हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ सिखाया है कि लग्जरीज एंड प्लेजर्स वो तो मतलब फेड होने वाली चीज़ है, जीवन में आना जाना लगा रहता है इन चीज़ों का, वो टेम्पररी चीज़ें हैं। वो गांधी जी कहते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने एक ही तरह के हल से हजारों सालों तक खेती की है और उसी को इस्तेमाल किया है। We have retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. वो कहते हैं कि हम लोग वर्षों से एक ही तरह की झोपड़ी में रहते आए हैं, इसके बावजूद हमारी जो पढ़ने लिखने की जो शिक्षा पद्धति है वो भी वर्षों तक एक जैसी ही रही है, लेकिन वो कौशल से भरी हुई रही है, बहुत ही टेक्निकल रही है। We have had no system of life corroding competition. Each followed his own occupation or trade and charged to get regular wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, would we become slave and lose our moral fiber. तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर में जानने की इच्छा नहीं रही है, या हम लोगों के अंदर में ज्ञान की कमी रही है, अनुभव की कमी रही है। ये अलग बात है कि हम लोगों ने कंपटीशन में प्रतियोगिता वाली बातें नहीं की हैं, मटेरियल्स के पीछे में भागने वाली बात नहीं रखी है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनें नहीं बना सकते थे, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो ये बात जानते थे कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे अपना दिल, अपनी आत्मा लगा देंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं एक गुलामी की जिंदगी जिएंगे, और जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उनका कहीं ना कहीं पतन हो जाएगा। So therefore after due deliberation decided that we should only do what we could do with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet.
और इसी चीज को जानते हुए हमारे पूर्वजों ने जानबूझ करके ये तय किया कि हम सब लोगों को अपने सारे काम अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए। हमें मशीनों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. हमारे पूर्वजों ने ये पहले ही भांप लिया था, समझ लिया था कि हमारी असली खुशी और हमारा असली स्वास्थ्य इसी चीज में है जब हम अपने इस्तेमाल के लिए अपने हाथ पैर, अपने दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, मशीनों पर डिपेंडेंट ना हो, आलसी ना बने। और ये बात आज की युवा पीढ़ी और आज की पश्चिमी सभ्यता भी कहीं ना कहीं हमसे सीखने की कोशिश कर रही है। जब वो अलग अलग तरह की डिजीज, अलग अलग तरह की मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज से परेशान होकर के कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता हमारे इंडियन कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रही है। देश का शाकाहारी खान पान, योगाभ्यास करना, प्राणायाम के महत्व को समझना। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है कि पश्चिमी सभ्यता में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीनी चीज़ों का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, आप सोचो कि टीवी का चैनल बदलना है और बस उठ करके जाने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट से बटन दबाया चैनल चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है, मनुष्य दिनों दिन आलसी होता जा रहा है। वो अपने हाथ पैर दिमाग का इस्तेमाल सबसे कम करता रहा है और इसी कोशिश में उसे ये सारी विलासिता की चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन उसका शरीर, उसका मन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाएगा और वो मशीनों पर दिन ब दिन डिपेंडेंट हुआ करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और गांधी जी ने इस बात के जरिए इस चीज़ को कन्विंस करने की कोशिश की है कि इस वजह से हमारी सभ्यता जो है पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है, हमारा लाइफ स्टाइल वेस्टर्न लाइफ स्टाइल से बेहतर है। They further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance, and that people would not be happy in them, and there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and the poor men would be knobbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पहले ही ये चीज़ें समझ ली थी कि जो बड़े बड़े शहर होंगे वो तो एक धोखा है, वो तो एक सपना है। लोग खुश होने की चाह में इन्हें बनाएंगे, उसमें रहेंगे, लेकिन वो उसमें खुश नहीं रह पाएंगे। और उन्होंने ये भी समझ लिया था कि आगे चल करके चोरों के गिरोह होंगे, डकैतों के गिरोह होंगे, प्रोस्टिट्यूशन वाली बातें होंगी, और इन सब की वजह से गरीब आदमी जो है वो हमेशा अमीरों के द्वारा परेशान किया जाता रहेगा, लूटा जाता रहेगा। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने छोटे छोटे घरों में, झोपड़ियों में रहने की व्यवस्था स्वीकार की थी। वो कहते हैं गांधी जी कि they saw that things and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने देखा कि राजाओं की तलवार जो है वो इथिक्स की तलवार से, बुद्धिमत्ता की तलवार से, ज्ञान की तलवार से हमेशा इन्फीरियर होगी, कमजोर होगी। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि जो संपदा हमारे ऋषि मुनियों और फकीरों के पास में रही है वो हमेशा श्रेष्ठ होगी उस धन संपदा से जो राजाओं के पास में है। सो ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस is fitter to teach others than to learn from others। और ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर के आज के समय में भी हमारे देश में समय समय पर कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो गांधी जी कहते हैं कि जिस देश में इस तरह की व्यवस्था होगी, इस तरह का संविधान होगा, उस देश को किसी दूसरे देश से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग इस स्थिति में होंगे जब हम दूसरे देशों को सिखाएंगे। So this nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. Everybody knew that these professions were not particularly superior. Moreover, these wakils and wags did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. तो आगे गांधी जी यही कहते हैं कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था होगी, जो वकील होंगे, जो डॉक्टर होंगे,
वो एक दायरे में काम करेंगे, और यहाँ के लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये एक प्रोफेशन भर नहीं है और सिर्फ प्रोफेशन में होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। जबकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो पद हैं, ये जो व्यवसाय है, ये लोगों को ठगने के लिए नहीं है, बल्कि ये सब के सब लोगों पर निर्भर करते हैं और ये लोगों के मालिक नहीं होंगे। कहीं न कहीं ये लोगों की जन संपदा की, जनसाधारण की मदद करने के लिए होंगे। Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. There were no touts to lure people into them. The civil too was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rule. तो गांधी जी कहते हैं कि जस्टिस जो है वो हमेशा सच्चाई के तौर पर ही स्वीकार्य होगा या बर्दाश्त किए जाने लायक होगा। आम आदमियों को कोर्ट कचहरी जाने की क्या जरूरत है। और ये जो बुराई वाली बात है, जो लोग एक दूसरे पर कोर्ट कचहरी में केस करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरे से चीज़ों को हड़पने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में ही दिखाई देंगी, जहाँ पर बहुत धनी लोग रहते हैं या जहाँ पर लोगों के बीच में एक कंपटीशन की भावना है कि मुझे ज़्यादा पैसे वाला बनना है। आम आदमी को इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है और उसे इन चीज़ों से मतलब भी क्या है। उसे तो बस अपने लिए खेती करना है जो उसकी जीविका का साधन है, और वही आदमी इस होम रूल, स्वशासन की व्यवस्था को इंजॉय कर सकेगा। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो भारत की सभ्यता, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसी तरह की व्यवस्था जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे संत महात्मा रहे हैं, जो भक्त लोग रहे हैं, उनके द्वारा भी ऐसे ही चर्चा की जाती है। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. ऐसा किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं है कि सारे के सारे लोग परफेक्ट हो जाएं, उतनी ऊंचाई को हासिल कर सकें। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. तो भारत की सभ्यता में ये खास बात है जो इस चीज़ को आगे की ओर ले जाने की बात करती है, जिसमें वो लोगों के नैतिक मूल्यों को, उनके मोरल बीइंग को ज़्यादा ऊंचे स्तर पर उठाने की बात करती है। जबकि पश्चिमी सभ्यता में ऐसी बात है कि वो अनैतिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। सो द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। तो भारत की जो सभ्यता है वो भगवान में विश्वास करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है उसमें कोई भगवान ही नहीं है। जो ज़्यादा धन संपदा, रुपये पैसे इकट्ठा कर लेगा वही अपने आप को भगवान समझने लगेगा, ऐसा कहना है गांधी जी का। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast. तो गांधी जी इसी चीज़ को जोर डालते हुए कहते हैं कि इस बात को समझते हुए और विश्वास करते हुए हर उस व्यक्ति को जो भारत से प्रेम करता है, उसे भारत की सभ्यता से, भारत की संस्कृति से प्रेम करना चाहिए और उसके साथ चिपक करके रहना चाहिए। वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद से, माँ की छाती से चिपका रहता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, that we must shun it at all costs. तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं रहा हूँ, मुझे पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से या वहाँ के साहित्य से कई सारी चीज़ें सीखी हैं। वो धन्यवाद भी देते हैं पश्चिम की मॉडर्न सिविलाइजेशन को, जिसके जरिए उन्होंने ये सारी बातें सीखी हैं। लेकिन वो आखिर में ये कहते हैं और ये चाहते हैं कि भारत को अपनी सर्वोत्तम ऊंचाई तक जाना चाहिए। भारत की
व्यवस्था को, भारत की सभ्यता को, भारत में जो बुद्धिमत्ता की बातें हैं, भारत में जो ज्ञान की बातें हैं, इसमें इसे और भी ऊंचाई हासिल करनी चाहिए। गांधी जी अपने देशवासियों से ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो पश्चिम की आधुनिक सभ्यता से जो चीज़ें सीखी हैं वर्षों के अनुभव से, उसके बेसिस पर वो यही कहना चाहिए कि हम सब भारतवासियों को किसी भी तरीके से भारत की सभ्यता में जो खास बातें हैं उसे किसी भी तरह से उसे बचा करके रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब गांधी जी बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर है क्या। वो कहते हैं इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज अनएडल्टर्ड मटेरियलिज्म, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization। वो यहाँ पर साफ साफ कहते हैं और कड़े शब्दों में कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता है क्या। आधुनिक सभ्यता में लोग सामानों की पूजा करते हैं, धन संपदा की पूजा करते हैं, लोग बंगले बनाना चाहते हैं, कार बनाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल, लोग बैंक बैलेंस खड़ा करना चाहते हैं, अपने लिए हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, इस तरीके की बातें हैं। और यही जीत है आधुनिक सभ्यता की। सो इट इज परहैप्स अननेसेसरी if not useless to weigh the merits of the two civilization. It is likely that West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हालांकि ये कोई भी जरूरी नहीं है और ये इसका कोई फायदा नहीं है जहां पर हम दो अलग अलग सभ्यताओं की तुलना करें, लेकिन तुलना इस सेंस में तो होना ही चाहिए ना कि हम लोग किस सभ्यता से क्या सीख सकते हैं। आखिर कुल मिला करके बात मानव मूल्यों के साथ में मानव सभ्यता को ऊपर ले जाने की है। So it is likely that West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings and similarity। तो गांधी जी को ये लगता है कि पश्चिम के लोगों ने एक ऐसे सिविलाइजेशन को इवॉल्व किया है समय के साथ में जो वहाँ की जलवायु को, वहाँ के माहौल को, वहाँ की व्यवस्था को सूट करता है। Whereas we have a civilization suited to our conditions, जबकि हमारी जो सभ्यता है वो हमारी स्थिति के हिसाब से, हमारी जलवायु, हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों सभ्यताएं अपने अपने लिमिटेशंस के हिसाब से, सराउंडिंग्स के हिसाब से या उसके आसपास के जो दायरे हैं उसके हिसाब से दोनों ही सभ्यताएं बेहतर स्थिति में हैं और वो सुटेबल हैं। मैं यहाँ पर इसे पॉज करना चाहूँगा और इस लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है मैं लेक्चर के अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। तो आप मेरे अगले लेक्चर का वेट करें जहाँ पर मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करूँगा और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी आपकी हेल्प करूँगा। ओके, हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं।